अब ना हुर्मुज़ का मामला भी वहीं पे लटका हुआ है। कुछ जंग रुक रही है कि नहीं रुक रही? ये वो लोग हैं जो मुझे तो ज़हनी बीमार लगते हैं। वो अपने बच्चों को पहले दिन से एक्सट्रीमिज्म सिखाते हैं। चूहे बिल्ली का खेल है, ये लगा रहेगा, ये अब खत्म नहीं होने लगा। ईरान आबना हुर्मुज़ नहीं जाने देगा। वो जो बॉडी एक बनाना चाह रहे हैं वो किस तरह से होगा, थोड़ा सा उसको जरा बताइएगा। इस वक्त मस्जिद अक्सा का सारा कंट्रोल किंग ऑफ जॉर्डन है उसके पास है। अब ये वो उससे भी छीनना चाह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह होता है कि ऊंट खेमे में से तो अरबी बाहर। लास्ट टाइम आपने बात की थी कि इन्होंने फाइल्स ओपन करनी है एलियंस को लेके, वो कर दी उन्होंने। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं कि उनकी तरफ से तैयारियां क्या क्या की जा रही हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है। ये सारी की सारी वो क्रीचर्स हैं जो दूसरी डायमेंशन की हैं, जिस तरह जिन्नात हैं, इस तरह की चीजें हैं। और ये वो लोग हैं जो दज्जाल को कंपनी करेंगे। तो अभी फिर जन्नत और दोज़ख भी बनेगी। तुर्की का भी कोई इतना पॉजिटिव कोई उस तरह से नजर नहीं आया कि बड़ा कुछ साथ खड़ा हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास फौज नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। ये यूएई के 250 साल पहले से इन ब्रिटिश के साथ मुआहदा था। यहाँ इन्होंने ये मुल्क ले लिए। किस्मतें इनकी अच्छी, नीचे से तेल निकल आया तो नयाशियां शुरू कर दी। मतलब वो कहते कुछ ऊंज भी रामा औखियां सन, कुछ सानू पुलंदा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। इनकी अपनी भी गलतियां हैं, कुछ उन्होंने इनके दिल में डर डाले। प्रिपेयर्ड कितना है मुसलमान इस वक्त के लिए, और उम्मत का कंसेप्ट नजर आता है आपको? एंड ऑफ टाइम्स आ रहा है। हम जिस गाड़ी में सवार है ना, उसके शौक नहीं है। हम कुछ प्रैक्टिकलिटी में नरेट कर पाएंगे हमारा सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी का, उसको लेके कुछ सैंक्शंस हटेंगी ईरान से? पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ईरानियों के हिंदुस्तान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन ये नहीं कि हमें धोखा नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट। मैं उसामा नाज़रीन, आज मेरे साथ डॉक्टर नासिर बेग साहब मौजूद हैं। डॉक्टर नासिर बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी रिसर्च, इनका तजिया ख़ासकर करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ही शानदार है। मैंने शायद अपने चैनल के बारे में कभी आपको नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर साहब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ग्लोबल सच के नाम से मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूँ कि माशाल्लाह 1 लाख फॉलोअर्स यूट्यूब पे मुकम्मल हुए। उसकी डॉक्टर साहब मुबारकबाद कबूल कीजिए। और मैं ये क्यों आपको कह रहा हूँ कि आप इसको करें, अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री के मुतालिक हैं, कुछ सच ऐसे जो शायद कोई और चैनल, कोई और किताब आपको ना दिखाता हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि डॉक्टर साहब की मुकम्मल एक टीम मौजूद है तमाम कामों के लिए, लेकिन रिसर्चर नहीं है। रिसर्च डॉक्टर साहब खुद करते हैं और बड़ी मेहनत से रिसर्च करते हैं और आपके लिए वो चीज़ें निकाल के लेके आते हैं। आज हमने ज़हमत दी है ये जो दुनिया की सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक उसामा भाई, खैरियत से? बहुत अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा, कुछ जंग रुक रही है कि नहीं रुक रही? इधर तो हमने तो कहा कि जी हमने सालसी करवा दी और मामलात जो है वो हो जाएंगे। अब ना हुर्मुज़ का मामला भी वहीं पे लटका हुआ है अभी तक। पॉइंट्स दोनों तरफ से आगे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे चीज़ पूछना चाह रहा हूँ वो 2 बातें। एक तो ये कि आप समझते हैं कि इसके अंदर ये मुज़ाकरात कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजह इज़राइली है, और दूसरा ये कि जो यूरेनियम की अफज़ूदगी के ऊपर बात की जाती है अमेरिका की जानिब से, आप समझते हैं कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद डेडलॉक इनका ख़त्म होना मुश्किल है? उसामा भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो डील नहीं हो सक रही ब्रोकर, उसमें सबसे बड़ा जो एक एस्पेक्ट है वो इसराइल है। हुँ। और इसराइल में अभी जो हुकूमत है ये नेतन्याहू की, और इसके साथ जो बाकी कोलिशन गवर्नमेंट है, ये सारी की सारी एक्सट्रीम राइट विंग जमातें हैं। ठीक है, इसमें इतमार बिन गुएर जैसे लोग हैं जो लोगों ने देखा है कि वो किस तरह का आदमी है। जब ये फ्लोटेला लेटेस्ट गए हैं, लोग गए हैं वहाँ पर, तो किस तरीके से उनको वो जिप लॉक्स लगा के और नीचे करके, और ये वो लोग हैं जो मुझे तो ज़हनी बीमार लगते हैं। वहाँ पर पहले दिन से एक उस सोसाइटी का ना एक कल्चर है, वो अपने बच्चों को पहले दिन से एक्सट्रीमिज्म सिखाते हैं। उनको सिखाते ये हैं कि तुम ये हो, अरबों को गालियाँ देते हैं, और वो उनको बताते हैं कि तुम बाकी सबसे ऊंचे हो। वो इस जो सुपीरियर होने तलमुद का की, कॉम्प्लेक्स जो उस हाँ टाइम पे था, जी, तो जिसमें वो ये मरने सलवा कहते तक हैं इनका बंद कर दिया गया, बिल्कुल। और आज भी वही। वो ये कहते हैं कि तलमूद जो किताब है, वो एक तो तौरात है, एक तलमूद है। तलमूद और तौरात में फ़र्क है। तलमूद वो सेइंग्स हैं जो इनके बुज़ुर्गों की कई सालों तक रहीं, उसके बाद इन्होंने उसको मुरतब कर लिया, और उसकी कई जिल्दें हैं। और उसके अंदर ना जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई हैं वो ये है कि 2 किस्म के लोग हैं। वो कहते हैं एक हम यहूदी हैं, और बाकी को वो गोयम्स या गोयज़ कहते हैं। गोयम से मुराद ये है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो वो कहते हैं दरअसल इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है।
यहूदी अशरफुल मखलूक़ात है, और हम्म। जो गैर यहूदी है वो इंसान है ही नहीं। ठीक है, वो इंसान से, वो हमसे कोई निचली सतह की चीज़ है। और एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, जिस तरह वो कहते हैं कि जी आप अगर कोई घोड़ा रखते हैं, उसको टांगे में जोतते हैं, अब अगर वो जो टांगा बान है या जो कोचबान है वो सारा दिन घोड़े को चलाता है, तो ऐसा नहीं होता कि रात तक अगर उसने 100 रुपया कमाया है तो 50 रुपये घोड़े को दे और 50 रुपये खुद रखे। उसको वो 5 रुपये का स्टाला डाल देगा और बाकी 95 रुपये खुद रखेगा। तो वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह हम्म। हम इनसे अफजल हैं, हम आपका हक मार सकते हैं, हमारे ऊपर ये हलाल ये है। उनकी प्रीचिंग्स ये हैं। उनकी प्रीचिंग्स है। और इसी तरह वो कहते हैं कि हम, क्योंकि आप बकरा ज़िबा कर सकते हैं, आप गाय ज़िबा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं। वो कहते हैं हमारे लिए बाकी के इंसान जानवर हैं जो यहूदी नहीं है, तो हम चाहे इनको मारें, चाहे इनको ज़िबा करें, जो मर्जी करें, वी आर सुपीरियर। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिश्चियंस के साथ भी सिंसियर नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ आप वहाँ पर जाके वीडियोस देखें, वो चर्च के पास से गुजरते हैं तो के गुजरते हैं, वहाँ कोई उनको प्रीस्ट नज़र आ जाए, कोई क्लर्जी या कोई भी वो नज़र आ जाए, तो वो उसके आगे के जाते हैं जब भी गुजरते हैं। और वो कहते हैं, ये इनका एक रबाय है, यूसुफ उसका नाम है, कभी आप उसके लेक्चर सुनिए। वो कहता है, अब वो गिनवाता है, कहता है कि कितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं। अब मज़े की बात देखें कि जब वो शिर्क करने वालों को गिनवाता है तो कहता है ईसाई, क्योंकि ये ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, हिंदू, उसके बाद कहता है ये जितने चाइनीज़ हैं, जितने जापानी हैं, जितने बुद्धिस्ट हैं, ये सारे के सारे बुतों की पूजा करते हैं, ये तो सारे के सारे मुशरिक हैं, इनको तो वैसे ही मार देना चाहिए। अब आप सोचिए कि ये उनकी एक प्रीचिंग है, ये उनकी एक सोच है, उनको पहले दिन से ये पढ़ाया जाता है। अब इस स्टेज के ऊपर जो मुझे लगता है कि उनको ये फीलिंग है कि ना एंड ऑफ टाइम्स आ रहा है। अब वाकई आ रहा है कि वो चूरन बेच रहे हैं, ये तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो जब जंग भी शुरू हुई तो वो ग्रेटर इसराइल की बात करते थे, रेड हाइफर्स पहले आ चुकी थी। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, ये 2 दिन पहले कि 3 दिन पहले, एक जैरेड कुशनर ने और माइक हकाबी ने, ये जो जैरेड कुशनर जो इसका दामाद है ट्रम्प का, और हकाबी जो है ये अमेरिकी सफ़ीर है इसराइल में, इन दोनों ने ये एक कोशिश कर रहे हैं कि एक इस तरह की एक बॉडी बनाई जाए जो कि इसराइलियों पर मुश्तमिल हो और मस्जिद अक्सा का सारा कंट्रोल उनके पास आ जाए। इस वक्त मस्जिद अक्सा का सारा कंट्रोल जो किंग ऑफ जॉर्डन है उसके पास है, अब्दुल्ला के पास है, और वो हाशमाइट्स हैं, बनु हाशिम के हैं। इसका बाप, पुरानी एक हिस्ट्री है पूरी, इसका बाप था वो उसने बगावत की, उसको कहा कि जी हम शरीफ ऑफ मक्का कहलाता था, तो हुसैन बिन अली उसका नाम था, और वो हाशमाइट था, और उसने आपकी जो ऑटोमन्स थे उनके साथ गद्दारी की और कहा, इनका साथ दिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलके इसको कहा तुम्हें पूरा अरब पेनिनसुला हम तुम्हें दे देंगे, नहीं दिया। तो बहरहाल, लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इनके पास पिछले 102-3 साल से 1924 से इनके पास है। उनका एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है जिसके तहत ये सारा कुछ है। अब ये वो उससे भी छीनना चाह रहे हैं, तो ये भी आपको पता चलता है कि इसका मतलब, और ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर यहूदी भी जाके इबादत किया करें। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह होता है कि ऊंट खैमे में से तो अरबी बाहर, तो आपको ये हर चीज इस तरफ जाती दिखाई दे रही है कि ये नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि ये जो केओस है ना, ये किस तरीके से रुके। अब लबनान में कहा कि हम साउथ ऑफ लतानी रिवर तक करेंगे, हमला करेंगे, लेकिन नहीं रुक रहे, उससे नॉर्थ में चले गए हैं, तो ये दे आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। तो दे आर द बिगेस्ट फैक्टर जो नहीं चाहते, और फिर इनकी इतनी स्ट्रांग लॉबी है। और इस पे भी कि जो ईरान से ये कहा जाता है कि जी आप यूरेनियम की अफजोदगी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको जोहरी हथियार के ऊपर बिल्कुल जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखें, ईरान का प्रॉब्लम ये है कि ईरान से पहले शाह के दौर में इन्होंने NPT पे साइन कर दिए थे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन थ्योरी जो ट्रीटी है उसके ऊपर इन्हें सिग्नेटरीज हैं। उस वक्त अमेरिका का बगल बच्चा था, और अमेरिका ने ही इनको अपना इनका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी दिया शाह के दौर में। और फिर उसके बाद इन्होंने बाद में जर्मन्स के साथ, बाद में रशियंस ने आके उसको चलाया और बाकी चीज़ें हुई। लेकिन बात यह है कि ईरान इस वजह से बैनुल-अक़वामी कवानीन के तौर पर भी बाउंड है कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, क्योंकि वो NPT का सिग्नेटरी है। पाकिस्तान ने, इंडिया ने और इसराइल ने साइन नहीं किए हुए थे, तो पाकिस्तान और इंडिया इस वजह से न्यूक्लियर पावर्स बन गए।
एक तो ईरान का ये इशू है। दूसरा, आयतुल्लाह अली खामनाई का एक फतवा भी था, वो कहते थे कि जी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए, इससे जो बेगुनाह लोग हैं उनकी अमवात होती हैं, हम ये नहीं करेंगे। इरानियंस देखें, अब ईरान में जो इरानियंस की एक रिजीम चेंज हुई है, जो नई रिजीम आई है, उनके अंदर एक थिंकिंग टोटली डिफरेंट है। और वो चाहे अमेरिका जो मर्जी कहे, ट्रंप जो मर्जी कहे, वो उस पर ना उसको यकीन नहीं करते हैं। उनके पास 60% एनरिच यूरेनियम पड़ा है, 440.9 kgs या इस तरह कुछ है। वो, मेरा अपना ये ख्याल है कि वो कहते हैं कि अच्छा तुम कहते हो ये लेना है तो ले लो। जो जहां तक मुझे पता है वो कहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, वो कहते हैं हम अमेरिका को नहीं देंगे, या तो यहीं पर हम इसको डिप्लीट कर देते हैं, आप बुला लें आइए के लोग, वो आए, इंस्पेक्टर्स आए, हम उनके सामने इसको डिप्लीट कर देंगे और इसको कंज्यूम कर लेंगे। दूसरा, शायद वो कहते हैं कि रशिया को देना है तो दे दो, या चाइना को देना है, लेकिन चाइना तो इन्वॉल्व नहीं होगा, रशिया को अमेरिका नहीं इन्वॉल्व होने देगा, ये कहता है कि हमें दे दो। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं आपको बताऊं। वो कहते हैं कि कम से कम हमें सिविलियन यूज़ के लिए हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रहने दो। और उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि जो मैंने आखिरी इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि उन्होंने बताया था कि जी कोई ख़ास जिस तरह, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 पॉइंट कुछ % या 3.5 था कि इतने % तक आप एनरिच कर सकते हैं यूरेनियम, जो कि सिविलियन मकासद के लिए काफ़ी होती है। सही। तो ईरान इतनी रखेगा। मेरा ख्याल है न्यूक्लियर इज़ नॉट एन इशू। न्यूक्लियर से बड़ा इशू जो है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। बन गया, बना दिया अमेरिका ने। वो इस वजह से कि देखें, एक चीज़ पता चल गई है ईरान को कि यार ये वो दुम है जिस पे मैं पैर रखूंगा तो पूरी दुनिया की चीखें निकल जाएंगी। उनको पता है कि अब हमारे पास किसी भी चीज़ से ज़्यादा जो बड़ा हथियार है वो तो ये है। दुनिया का 20% तेल जाता है, 20% गैस जाती है, उसके बाद यूरिया जाता है। अभी तो आप देखिएगा खादें कितनी महंगी होती हैं, एल्यूमिनियम जाता है, पूरी दुनिया जो कुछ गल्फ कंट्रीज़ को जाता है यहाँ से जाता है। तो वो कहते हैं साथ उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, गल्फ को तो वो भूखा मार दें। और उनको पता है हम दुनिया के अंदर ऐसा केओस क्रिएट कर दें। अभी आप देखें, मैं आपको बता रहा था अभी कल परसों, ये कोई शेवरॉन टेक्सो के उनका कोई था, ये CEO उसका बता रहा था कि जी ये तो अगर मजीद जंग 2 हफ्ते चल जाती है, 2-3 हफ्ते चल जाती है, तो हम तो ये पर बैरल $150 से ऊपर चला जाएगा। तबाही। वो कहते हैं हमने तो अपने इमरजेंसी रिजर्व्स उनको किया था, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। हाल है वो हमने रेट्स 200 के मुताबिक, 200 बैरल के मुताबिक कर देना, $200 पर बैरल के मुताबिक कर देना हमने, क्योंकि हमने लेवी भी देनी है, आने वाला बजट भी आने वाला है, तो हमने ज़ाहिर है कि वो भी सारा जो है सर हमारे हाथ तो ना बड़ी सीधी सी बात है, वो हम जिस गाड़ी में सवार है ना उसके शौक नहीं है। वो जो ऊपर से पड़ता है अगर 5 किलो ना, तो वो नीचे अवाम के ऊपर 20 किलो डाल देते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर उसके बाद उनके पास 100 बहाने भी होते हैं, 100 कहानियां भी होती हैं, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मैं उस वक्त आपसे पूछ नहीं सका क्योंकि सवाल जो मैंने इकट्ठे 2 आपसे कर दिए। वो जो बॉडी एक बनाना चाह रहे हैं वो किस तरह से होगा, थोड़ा सा उसको जरा बताइएगा। जो मस्जिद अक्सा वाले जो है वो। अच्छा, अभी जो पहले है ना, ये सारे का सारा इसकी जो फंडिंग है, वहाँ पर जो खुतबा पढ़ा जाता है, कौन सा इमाम लगेगा, कौन सा खतीब लगेगा, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, सिर्फ यही नहीं, ठीक है, इवन जो ईसाइयों की जितनी उनकी वहाँ पर है ना मुकद्दस मकामात, वो उसके ऊपर भी सारे का सारा इन्हीं का कंट्रोल है। वक्फ बोर्ड है इनका, जॉर्डेनियंस का, जो ये सारी उनके उसमें स्कॉलर्स हैं। जॉर्डन में, उर्दन में काफ़ी ज़्यादा आबादी फ़लस्तीनियों की है। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम एक इसराइल के अंडर ले आए, एक बॉडी बने जो इसराइल उसको हेड करे, और इनकी कोई अलामती बीच में नुमाइंदगी हो, कोई एक आध बंदा जॉर्डेनियन, कोई फ़लस्तीनी, कोई ये वो इस तरह, लेकिन जो उसको हेड कर रहे हों, जो कंट्रोल कर रहे हों, वो इसराइली हों। और वो वहाँ पर लगाएं कि अच्छा जी ये इमाम होगा। इवन जो खुतबा वहाँ पर दिया जाएगा वो भी वेट होगा कि ये खुतबा तुमने देना है, ये खुतबा नहीं देना, ये वाज करना है, ये वाज नहीं करना। तो वो और फिर ये कि वहाँ पर यहूदी आएंगे और वो आकर इबादत करेंगे। अब आपको पता है वो कितने बदतमीज़ लोग हैं, वो तो आते हैं तो गालियाँ देते हैं, धक्के देते हैं, थूके फेंकते हैं। तो वो चाह ये रहे हैं वो, क्योंकि उनका क्लेम ये है कि ये जिस जगह के ऊपर डोम ऑफ द रॉक
कुब्बतुल सुखरा बना हुआ है, वो जो गोल्डन कलर का डोम है, वो कहते हैं कि ये असल में वो जगह है जहाँ पर कि हमारा टेम्पल था। जबकि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आपके हिस्टोरियंस हैं, वो ये कहते हैं कि एक्चुअली ये जगह नहीं थी। वो कहते हैं कि ये इवन जो ये दीवार बनी हुई है, दीवारें गिरिया जिधर ये जाके सर फोड़ते हैं, वो भी कहते हैं कि जी वो बेसिकली क्वार्टर्स थे जहाँ पर के सिपाही रहा करते थे। वो कहते हैं इससे ये दूर है जगह, लेकिन बहरहाल वो ये क्लेम करते हैं और उन्होंने ये कहना है कि जी ये हमारी जगह है। बेसिकली क्या होता है, आपको पता है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, इस वक्त उनके पास ताकत है। अमेरिका में ये जैरेड कुशनर, ये साथ हक्काबी, ये सारे की सारी ज़ायनिस्ट लॉबी है। यही अरबों खरबों डॉलर खर्च करके ट्रंप को लेके आए हैं। उनको पता है हमारी मुट्ठी में है। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अगेन आते हैं एंड ऑफ टाइम्स पे, जैसे आपने जिक्र भी किया कि होना है या नहीं होना, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन वो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन चाह रहा हूँ। अगर मैं मुस्लिम उम्मा की बात करूँ और अगर मैं बात करूँ बाकी, क्योंकि ज़ाहिर है कि क्रिश्चियन भी इसके ऊपर जो है वो वेट कर रहे हैं और इधर से इनकी तरफ से भी वेट किया जा रहा है। निशानियों में सबसे बड़ी निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ ले आना, तो इसका मतलब ये है कि काम तो तब से शुरू हो चुका है, ठीक है, और बहुत सी निशानियां नज़र भी आ रही हैं और वो सारा कुछ जो है वो हो रहा है। लास्ट टाइम आपने बात की थी कि इन्होंने फाइल्स ओपन करनी है एलियंस को लेके, वो कर दी उन्होंने। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं कि उनकी तरफ से तैयारियां क्या क्या की जा रही हैं। हम लोग बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की। देखिए जो उनका ओवरऑल एक जो उनकी असल एम है ना, वो तो ये है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी है। पूरी दुनिया के ऊपर एक निज़ाम हो, एक ही पॉलिटिकल निज़ाम हो, एक ही फाइनेंशियल निज़ाम हो, एक ही हर किस्म का, एक ही सोसाइटी, एक ही सोशल सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम सेम हो, करेंसी हर चीज डिजिटल हो जाए, और ये हर चीज उसी तरफ को चल रही है। यस। आपकी डिजिटल करेंसीज एनी डे यू विल अंडरस्टैंड। ये देखें DHTs और ये वो सारे इन्होंने ये हर चीज ही उस तरफ को जा रही है। आपकी करेंसी डिजिटाइज हो जानी है, आपकी एक पावर, वर्ल्ड पावर इन्होंने बनानी है। ये जितने बड़े बड़े आपके एक कंपनी है पेलेंटियर के नाम से, पीटर थील एक बंदा है जो कि उसका हेड है, उसका मालिक है। अच्छा, उसका जो CEO है, मुझे नाम मेरे जहन से निकल रहा है, अभी आ जाएगा, तो वो भी, ये सारे के सारे ना ज़ायनिस्ट हैं और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और ये वो लोग हैं, फिर ये इलॉन मस्क है, बाकी लोग हैं, ये आप बिल गेट्स को देख लें, बाकी लोगों को देख लें, ये वो लोग हैं सारे के सारे जिनके एप्स्टीन से भी ताल्लुक थे। ये वो लोग हैं जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से। लैरी एलिसन जो ऑरेकल का मालिक है, उस सारे मीडिया उसके पास है, सबसे बड़ा डोनर है IDF का, वो प्राइवेट डोनर। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को, उसको वो सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, फंड भी कर रहे हैं। और ये सारे के सारे एक टेक्नोलॉजी, AI और ये बेसिकली ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ जा रहे हैं कि जी हम बेसिकली, इनकी ख्वाहिश ये है कि जी इतनी आबादी इंसानों की क्या करनी है। ठीक है, वो कहते हैं जी इतनी आबादी की ज़रूरत ही नहीं है, ये मशीनें बनाओ, आपका काम करें, इतने इंसान करने रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कि कोविड याद आ रहा है मुझे। 4-5 अरब आबादी क्या करनी है। तो वो भी इसीलिए किया था इन्होंने, वो सारे का सारा बिल गेट्स इन्वॉल्व था बीच में। अभी भी आप देख लें, जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, सीड्स, स्टेराइल सीड्स, वो ये पैदा करता है, वैक्सीन्स गंदी ये पैदा कर रहा है, आर्टिफिशियल बीफ ये वहाँ पर अमेरिका में बेच रहा है लोगों को। तो ये तो सारे के सारे उस तरफ लेके जा रहे हैं कि यार ये जो यूजफुल लोग नहीं है इनको मरवाओ, आबादी थोड़े लोग हों, सुथरे लोग हों। वो जिस तरह वो नहीं है बच्चे 2 ही अच्छे, वो कहते हैं यार इतनी अरबों की आबादी करनी है, थोड़े लोग हों, बाकी मशीन्स हों। और कुछ ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, मशीन्स और ह्यूमंस का इंटरफेस कर रहे हैं। ये चार, वो जो हम फिल्मों में देखते थे, साइबॉर्ग है, हाफ मशीन हाफ मैन, ये उस तरह की कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि हम ये चीज़ लेकर आए। और दिस इज द एंटायर एम जिसकी तरफ ये लेके चल रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया को। और ये कोई मजाक नहीं, ये कोई किसी ज़माने में ना ये चीज़ें ऐसे लगता था जैसे शायद कोई हम कि ये कोई नावल है, अफसाना है, कोई किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब आप देख लें जो AI कर रही है, क्या क्लॉड कर रहा है, क्या एंथ्रोपिक कर रहा है, क्या ओपन AI कर रहा है, क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल मूविंग टूवर्ड्स दैट। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है, जिस तरीके से आपकी ये सब कुछ डेवलप हो रहा है,
और इन लोगों का तो एम सिर्फ ये है कि बाकी किसी को तो इंसान ही नहीं समझते। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बिल्कुल आपने 4 अरब मारने हैं तो वो 4 अरब मार देंगे, हम्म। उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं सिर्फ हमें बचना चाहिए कि हम लोग सुपीरियर सुपीरियर भी, और फिर हम लोग उसमें आ जाएं कि हमारी अक्सरियत हो जाए। अक्सरियत हो जाए। अब अक्सरियत आप सोच लें कि उनकी कितनी आबादी है, तो वो 1 करोड़ की आबादी या 2 करोड़ की आबादी अगर वो है, और पूरी दुनिया से अगर उन्हें 4 ज़्यादा करोड़, होना है तो कितने हाँ। लोग मरेंगे, तो वो होगा। तो दिस इज गोइंग, वट एवर दे आर मूविंग टूवर्ड्स इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और ये जो है कहानी एलियंस वाली, और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि वो फाइल्स जो वो कह रहे थे कुछ उन्होंने कर दी हैं, और आगे मज़ीद भी वो करेंगे। उसमें वो उन्होंने बताया है कि जी कोई वो 3-4 किस्म के 2 रेप्टिलियंस हैं, एक नॉर्डिक दिखाया है, एक ग्रे दिखाया है, जो 4 किस्म के उन्होंने बताए हैं। तो उसमें जो मुझे समझ में आ रही है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, कि बेसिकली ये सारी की सारी वो क्रीचर्स हैं जो दूसरी डायमेंशन की हैं, जिस तरह जिन्नात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। इनको इन्होंने सामने लेके आना है, और ये वो लोग हैं जो दज्जाल को कंपनी करेंगे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा यार ये पत्ता आप खेल दिया इन्होंने। आपको ये अब ये एकदम से काम नहीं करते। दिस इज नोन एज कंडीशनिंग ऑफ माइंड। आपको आहिस्ता आहिस्ता एक ख्याल आपके दिमाग में पहले बीज बोते हैं, फिर 10, 15, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने के बाद फिर उस पर कोई एक बात निकल आती है, फिर 2-4 माह गुजरते हैं, फिर कोई बात आ जाती है। और ये जो पूरी नस्ल है, इनको तो ये पिछली आपके सामने 30-40 साल से फिल्में दिखा रहे हैं, कभी एलियंस की, तो कभी कल्चर पे इतना बड़ा हमला कि आपके इस फिल्म इंडस्ट्री से, आपके ड्रामा इंडस्ट्री से वो इतना तो बड़ा वो हमला करके इतनी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिनका कभी Exactly. आज से 20-30 साल पहले तसव्वुर नहीं तसव्वुर नहीं किया किया जा जा सकता था। हाँ। बिल्कुल ऐसा है। तो ये बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि जब ये वो आएगा, तो ये फिर उसके साथ ये मखलूक भी आएगी, और ये कहेंगे जनाब कि ये सब कुछ ये तो देख लें, हमने तो आपको कहा था कि ये तो एलियंस हैं। और आएगा वो, और वो आकर फिर अपना निज़ाम बनाएगा, और ये सारे के सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। ये सारी की सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो सारी जो इनकी डील हुई भी है उसके साथ, वो साथ चल रही है। जेनेटिकली जैसे भी आपने कहा ना कि उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, तो अभी फिर जन्नत और दोज़ख भी बनेगी। वो भी तो ज़ाहिर है कि वो उसने एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख, वो भी तो उसने दिखाना है ना। वो सर ये है कि देखें, आज भी तो क्या है, आप आज जाते हैं और जाके आपसे वो बात करते हैं। अभी ये क्या ट्रंप, लेटेस्ट एक मिसाल आपको देता हूँ। उसने कहा अगर तुम सारे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लो तो मैं आज पीस डील कर लेता हूँ। बात यह है ना कि बॉल आपके कोर्ट में आएगी, फैसला आपने करना होगा कि मैंने रास्ता मुश्किल का चुनना है कि मैंने रास्ता आसानी का लेना है। तो आसानी का रास्ता जो है वो आपको लगेगा कि ये जन्नत है, लेकिन वो होगी जहन्नम। और अगर आपने मुश्किल रास्ता चुना तो बज़ाहिर तो जहन्नम लगेगा, क्योंकि सज़ा मिल रही, तकलीफ हो रही है, ये लोग तंग कर रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन उस तकलीफ के बाद जन्नत है अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ, बेशक। अच्छा, मुसलमान किस हद तक तैयार है? थोड़ा सा अरब कंट्रीज़, खलीजी ममालिक, इनकी अगर बात की जाए, ख़ास कर जिस तरीके से एक्सपोज तो खैर पहले भी थे, लेकिन इस मामले के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं। इसके अंदर मुझे कहने दीजिए कि तुर्की का भी कोई इतना पॉजिटिव कोई उस तरह से नज़र नहीं आया कि बड़ा कोई साथ खड़ा हो जाके, या उस तरह से जिस तरह से इवन पाकिस्तान ने जो है वो दोनों साइडों को एक रोल प्ले करने की कोशिश की। दूसरा कोई मुल्क दूर दूर तक इस तरह नज़र नहीं आया। आप क्या कहते हैं? एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आपके पास अरबों खरबों डॉलर हो, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास फौज नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का फंड है यूएई का, इनके पता नहीं कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस के फंड्स हैं, और वो मुल्क जिसके ऊपर 25 साल से सैंक्शनें लगी हुई हैं, $25,000 का ड्रोन निकाल के इनके ऊपर ठा ठा करके मार रहा था, और ये कह रहे थे इब्के मार, और वो मारी जा रहा था। ठीक है सर, बात ये है सर कि ये आप जब थोड़ा सा तारीख में पीछे जाके देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये स्टेट्स खुद कैसे बनी हुई हैं। ठीक है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ये जॉर्डन हो, ये सीरिया हो, ये सारे के सारे वर्ल्ड वॉर वन के बाद इन लोगों ने उस्मानियों के साथ
गद्दारी की, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उस ज़माने में इन्होंने अरबों के साथ सलाम दुआ की। ये यूएई के 250 साल पहले से इनके ब्रिटिश के साथ मुआहदा था, ठीक है। 150 साल तक इनका ब्रिटिश के साथ मुआहदा था, वो इनको प्रोवाइड करते थे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे, ठीक है। ये तो पायरेट्स थे या नीचे से वो मोती निकाला करते थे। अरबों के पास तो कुछ था ही नहीं। आज भी बीच में देख लें 80% ज़मीन जो है वो जो बनु नज्द की है वो सारी की सारी तो फारिग है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। या तो उधर जद्दा वाला इलाका है जिसमें मक्का मदीना है, या फिर ये वाला इलाका है जिधर दमाम, खुबर, ये अलजुबैल, ये आरामको है जहाँ पर। तो इनका ख़मीर भी सर ये वो लोग थोड़ी हैं कि जिन्होंने ये तो यहाँ इन्होंने ये मुल्क ले लिए, किस्मतें इनकी अच्छी, नीचे से तेल निकल आया तो नयाशियाँ शुरू कर दी। और दूसरा ये बात भी एक मानने की है, देखें कि मतलब वो कहते हैं कुछ ऊंज वीरामा औखियां सन कुछ सानू भुलन दा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि आपके बच्चे, आपके लोग, उनकी अटेंशन डाइवर्टेड रखें, वो फोकस ना कर सकें, वो तरक्की ना कर लें, उनके पास टेक्नोलॉजी ना आए। उन्होंने पूरे तरीके से आपको डिस्ट्रैक्टेड रखा। उस पैसे को आप कहीं इस तरीके से इन्वेस्ट ना कर लें कि न्यूक्लियर पावर बन जाएं, कुछ बन जाएं, आपकी बड़ी बड़ी फौजें बन जाएं, ठीक है। और ये तो सारी की सारी आपको पता है मोनार्कीज थी, ये तो सारी की सारी इनको पता था कि देखें इजिप्ट में फ़ौज बनी, फ़ौज ने तख्ता उलट दिया, इराक में फ़ौज बनी, उसने तख्ता उलट दिया, लिबिया में फ़ौज बनी, लिबिया में तख्ता उलट दिया। तो उन्होंने कहा यार ये तो भाई हमने फ़ौज नहीं बनानी, जिस दिन फ़ौज बनाई इन्होंने हमें उलट देना है। तो ना उन्होंने फ़ौज बनाई, उनको डरा के रखा, कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा जी कर दें। तो ये इनकी अपनी भी गलतियाँ हैं, कुछ उन्होंने इनके दिल में डर डाले। तो ये पीछे से ही सर कहानी ऐसी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको कहीं पर भी कोई ऐसा तकड़ा मुसलमान मुल्क दिखाई नहीं देता जो खड़े होकर डंके की चोट पर ये बात कहे। अब इन सारों के सारों में अगर कोई भी आपको कौन सा मुल्क ऐसा दिखाई देता है, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान ने एक अच्छी खेल खेला है, एक बड़ा अच्छी डिप्लोमेटिकली चीज़ों को चलाया है। और मतलब वी हैव नॉट मिन्स्ड आवर वर्ड्स व्हेन इट हैज़ कम टू इज़राइल। हमने अपने अल्फाज कोई मिन्स नहीं किए। आप देख लें चाहे यूनाइटेड नेशंस हो चाहे यहाँ हो, इन्होंने सुनाया है। लेकिन फिर भी मतलब हमारी भी एक लिमिटेशन है, जाहिर बात है। हमारे अमेरिका के इंटरनल इश्यूज हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इधर जो है वो हमारे पे इंडिया है, अफगानिस्तान है, इधर और मामलात हैं। पर ये हमारे अपने, हम भी उन चीज़ों के अंदर अपने उसमें उलझे हुए हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ उनका भी है, उन लोगों ने उलझाया हुआ है। उन लोगों ने इन चीज़ों को फंड करते हैं, उनको भी पता है कि हमने इनको परेशान करके रखना है, इस तरह फंसा के रखना है। आपका गवादर नहीं वो उड़ने देते, आपके सी पैक नहीं वो चलाने देते। बलूचिस्तान में वो थ्रू आउट वो मामला चलते हैं। तो और ऑन करते हैं, देखिए उनकी मूवीज के अंदर जिस तरह से वो दिखाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। ये भी धुरंधर के अंदर उन्होंने क्या किया, ऑन किया सारे का सारा। और उसके बाद फिर आके कहते हैं कि जी ये करते हैं। हाँ मतलब इतना जो है वो तजाद और इतनी मुनाफकत और वो सारी जो है वो चीज़ें जा रही हैं। फिर पेड़ कितना है मुसलमान इस वक्त के लिए, नजर आता है कोई आपको? और उम्मत का कंसेप्ट नजर आता है आपको? देखें लोगों के दिलों में, आम बंदे के दिल में ख्वाहिश तो ये जरूर है, ठीक है, यहाँ से वो मुआवजा होगा, यहाँ से जो है वो, ठीक है। और लोगों के दिलों में ख्वाहिश तो बहुत है। लेकिन उसामा भाई बात ये होती है कि वो कहते हैं कि बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती दोस्तों, दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती, ठीक है। जो इम्तिहान है ना वो बड़े मुश्किल हैं, उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। सिर्फ गली बाती नारे मारने से ना चीज़ें नहीं होती। और वक्त आएंगे आगे जहां मुसलमानों को फिर ये साबित करना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और देंगे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे लोग फिलहाल सिर्फ बातचीत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वक्त आएगा जब मांगा जाएगा। वही जो बात है कि मुश्किल रास्ता लेना है कि आसान रास्ता लेना है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल रास्ता चुनेंगे, देंगे कुर्बानी, और अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला। जो नहीं देंगे वो फिर अपने लिए नुकसान करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग करेंगे। और वो तब्दीली अंदर से आनी है सर, और आपको पता नहीं चलता कि तब्दीली किस वक्त आ जाए, यस। बाज़ औक़ात एक जुमला होता है इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। तो ये तो एजाज़ हैं मेरे मौला के, मेरे अल्लाह की मौजे हैं,
वो जब किसी का दिल बदलता है तो बदल देता है, वाह वाह, और जब बिल्कुल दिल ऐसे ही है। बदलते हैं तो तकदीरें बदल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब वापस करंट अफेयर्स पे आते हुए, अब नाए हुर्मज लग रहा है आपको कि अब ये क्राइसिस रहना है आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि इस जंग को ये कहा जा रहा है कि ये वैसे भी बहुत लंबा चलना है, इसने 1 महीना 2 महीने आप कह लीजिए कि कहीं पे कोई सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर ऐसा आपस ही में है। जो है वो चलता रहेगा, और उसके बाद जैसे आपने भी कहा कि उनको अपनी अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा ही अब हुआ है। कहा जाता था, अमेरिका भी कह रहा था करके दिखाओ, ये भी कह रहे थे हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने वो कर दिया। तो अब इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, इसका कोई देर पा हल निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, या ऐसे ही है अगले 8-10 साल? सर ऐसे ही है ये कहानी सेटल नहीं होगी अब। इन्होंने भेड़ों का छत्ता है जो छेड़ दिया है, बीच में कुछ पीरियड्स आ जाएंगे, जिस तरह अभी लाल पीरियड आया हुआ है, कोई 2-3 महीने आराम हो गए, फिर जिस तरह 2 दिन पहले फिर एक ने मिसाइल मार दिया, एक ने बमबारी कर दी, को कुछ कर दिया। ईरान प्रिपेयर्ड है? ईरान बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। उन्होंने जो उनकी मिसाइल साइट्स 90 कहते 65%, हमने कहते थे कि जी वो कर दी हैं, तबाह कर दी हैं। वो पहाड़ों के अंदर उन्होंने बनाई, पूरी नीचे मिसाइल सिटीज़ बनाई हुई हैं जहाँ से रोड्स आती हैं, सारा कुछ। तो वो कल मैं देख रहा था कि CNN के कौन वो दिखा रहे थे, सेटेलाइट इमेजेस दिखा रहे थे कि 65% तबाह की थी, 50% उन्हें ठीक कर लिए हैं। तो ये सारे के सारे पीरियड में, तो ये तो चूहे बिल्ली का खेल है, ये लगा रहेगा, ये अब ख़त्म नहीं होने लगा। ईरान आबना हुर्मुज़ नहीं जाने देगा, ठीक है। वो बेशक उसको कहे कि मैं टॉल नहीं लेता, मैं सर्विस फ़ी ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसको पता है कि जिस दिन मैंने इधर से कंट्रोल निकाला, उसके बाद इन्होंने किसी न किसी तरीके से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देनी है। क्या होगा अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया तो? बहुत बुरे तरीके से मार खाएगा अमेरिका, बहुत बुरे तरीके दे से आर मार फुली प्रिपेयर्ड, इरानियंस। बिल्कुल सर। देखिए सर, बात बड़ी सीधी सी है। आपने कहा पहले आज तक आपने हुर्मुज़ तो इनके कितनी सदियों 5000 साल से इनके पास है, और इनको पता था कि क्या है। कहानी ये है सर कि आपने पहले दिन ही जाते सार आपने अली खामनाई को शहीद कर दिया, आपने 740 और बंदे शहीद कर दिए। सर आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं ना। आपने जाते सार अब देखे ना, कोई आपके घर में घुसे आते सार आपके घर के किसी बड़े को गोली मार दे, तो इसका मतलब है कि वो, तो फिर आपके पास कहानी के, फिर आप किस चीज का इंतजार करेंगे? धमकाया नहीं उसने, उसने ये नहीं कहा मैं ये कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, उसने कर दिया। उसने कर दिया, तो फिर उसने कहा ठीक है, जब कर दिया तो कर दिया, फिर उसको क्या शर्म रहेगी? फिर उसने खलीजी ममालिक पे भी बमबारी की, उसने उन पे भी मिसाइल मारे, उसने इजराइल पे भी मारे, उसने अमेरिकन बेसिस पे भी मारे, उसने आपने हुर्मुज़ भी बंद कर दिया। उसने कहा मेरे पास बचा क्या है? उसको समझ आ गई कि ये तो भाई, ये तो अब ये आर है या पार है, तो जो कुछ मेरे पास है तो जो चाहो लगा दो, डर कैसा, अब क्या प्रॉब्लम। मुज्तबा खामनाई के बारे में जो खबरें आ रही थी, उस हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट्स? सर वो बड़ा मेरा ख्याल है केयरफुली गार्डेड सीक्रेट है। वो ईरानी जो है ना सर, वो मास्टर हैं इस क्राफ्ट के, वो कहानी खुलने नहीं देते। और सबर तहम्मुल कितना उनमें, लिंगर ऑन कितना दे करते आर हैं नोन एज द मास्टर नेगोशिएटर। नेगोशिएटर, यस। ट्रम्प जैसा बंदा जो आपके सामने उसको बड़ा नेगोशिएटर कहते हैं, वो पागल हो गया, टकरे मारता हुआ नजर आ रहा है, टकरे मारता हुआ, कहता मैं किधर फंस गया, और वो सुकून से बैठे हुए, कहता ये कर दी, ये कर दी, कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा हमें तो नहीं पता, ऐसे ही मार रहा है, तो तमाशा कर दिया उन्होंने। हम कुछ प्रैक्टिकलिटी में नरेट कर पाएंगे हमारा सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी का, उसको लेके कुछ सैंक्शंस हटेंगी ईरान से, कुछ मामला हमारे बेहतर होंगे, खासकर जैसे ईरान गैस पाइपलाइन है, जैसे मेरा ख्याल है पेट्रोल तो हम शायद नहीं ले पाएंगे, वो सऊदीया को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कोई गैस पाइपलाइन, कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो लग रहा है कि कोई इसमें आसानी होगी। अगर तो कोई डील हो जाती है, कोई थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाता है, कोई सैंक्शंस हट जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी, और शायद पाकिस्तान सबसे पहली ऑप्शन हो ईरान की। सर एक तो ये कि आपकी गैस पाइपलाइन बिछती है, फिर आप इसके ज़रिए सेंट्रल एशिया के रूट्स निकालते हैं, आपके लिए तो इतने एवेन्यूज़ खुलते हैं। और इससे पहले जो रिजीम्स थी उनके साथ पाकिस्तान का थोड़ा सा मामला सर्द गर्म चलता रहता था, कभी अच्छा कभी बुरा, खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप था, दोस्ती भी थी, भाईचारा भी था, कर लेते थे, हाँ झड़पें भी कर लेते थे, वो चीज़ें हमारी चलती रहती थी।
लेकिन अभी आई बिलीव कि हम एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि देखें, जब आप किसी के मुश्किल तरीन वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं ना, तो फिर ज़रा कहानी मुख्तलिफ हो जाती है। अच्छा, मैं ज़िक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपके फ़ेवरेट मुल्क का ज़िक्र आ ही जाता है। हिंदुस्तान ने भी तो बता दिया ना उनको कि वो कौन है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, जो हमारे साथ उनकी जो चपलिश की वजह थी, वो उनकी हाँ, हिंदुस्तान से दोस्ती हिंदुस्तान थी। से दोस्ती थी, तो उन्होंने बिल्कुल। बता दिया, वो मोदी हाँ। जो है वो जाके जो है वो प्याऊँ पिदरा बन के जो है वो जहाँ पहुँचा था। हाँ, 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 हाँ। वो लेकिन ये है कि देखें, ईरान जो है ना, वो अभी भी इंडिया को पूरे तरीके से छोड़ेगा नहीं, हुँ, क्योंकि ईरानियों के हिंदुस्तान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। आपके साथ ताल्लुकात रहेंगे, उनके साथ वैसे नहीं होंगे जैसे पहले थे, लेकिन वो एक एक ताल्लुक फिर भी रहेगा। इसलिए आपको ये नहीं बड़े खुश होना चाहिए कि मामला वो टोटली खत्म होंगे। हुँ, नोइंग इरानियंस एंड नोइंग इंडियंस। हुँ, अभी भी हुँ, वो गया था वहां पर, तो वो अजीत डोवल से भी मिल के आया, अरागची। हुँ, ठीक है हुँ। ना? तो वो ये लेकिन शट अप कॉल भी तो दे के आया ना, हाँ, जब शटअप कॉल जब दे के जब आया। उसने थोड़ा-सा शरारत करने की हाँ, कोशिश की पाकिस्तान के हाँ, खिलाफ, हाँ, तो वो हाँ, सुना के भी आया सुना के उसको। भी आया। हाँ, लेकिन बस ये है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये नहीं कि हमें धोखा नहीं देंगे, इतना मुझे पता है। बिल्कुल सही है। अपने लेवल पर शायद रखें ताल्लुक, लेकिन हमें कोई इस तरह का मामला नहीं थोड़ा होगा। ज़िक्र कर लें इंडिया का। करें सर, बिस्मिल्लाह। ये बताएँ कि ये 2016 का जो इनका मंसूबा था कि हाँ। पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला कर देना है पूरी दुनिया मोदी का। आई वाज़ जस्ट मिसिंग दिस कहका। ओए होए 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 यानी उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, उसने इतनी ज़्यादा जो है वो लॉबिंग की, सर, और सर, उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को अकेला कर देना है। सर। मुझे नहीं नज़र आ रहा है इस सारी सिचुएशन में कहीं भी दूर-दूर तक, और मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में भी ये जितनी भी देर तक लिंगर ऑन हो मामला, मुझे रेलेवेंट होता नज़र नहीं आ रहा। सर जी, बात ये है कि देखें, सबसे पहले तो इज्जतें और जिल्लतें ना मेरे अल्लाह के बेशक, हाथ में है सर। बेशक, ठीक है सर। कोई शक नहीं। हमें ना लोग कहते थे कि पाकिस्तान ना ये ऐसे नहीं बन गया, 27 रमज़ान की शब को बना। वो कहते यार, कोई मजाक नहीं है, हुँ, ऐसे नहीं हुआ करता। हुँ, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला की कुछ राज हैं। फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सर, आप जितने भी पैड़े हो ना, हमारे चेहरे मोरे जैसे भी हों, हमारे अमाल जैसे भी हों, हुँ, वो जो एक निस्बत है ना सर, हुँ। वो ना सर हमारे डीएनए का हिस्सा है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे डीएनए से नहीं कोई निकाल सकता। जब भी इस्लाम की बात होगी ना, तो मेरा खून हो कि आपका खून हो, हम आराम से नहीं बैठ सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ये हमारे ना वजूद का हिस्सा है। यस। ठीक है सर। तो जैसे भी हैं हम, गंदे मंदे से, ठीक है, तो हमारी रेड लाइन्स बड़ी क्लियर है। ठीक है सर। और फिर सर, वो माँ को ना, उस सारे तो जेड़ा माड़ा पुत्र होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है सर। चाहे बेशक नाया ना हो, मुंह काला हो उसका, सारा कुछ हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना अल्लाह सुब्हान ताला को ना ये एक निस्बत जो है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा वाह, इल्लल्लाह, वाह! अमाल हमारे जैसे भी हैं। हुँ। और जहाँ इस तरह की कोई बात होती नहीं, है डॉक्टर साहब तो अच्छे लोग भी हैं, बड़े-बड़े नहीं अच्छे नहीं लोग सर, भी बड़े हैं। बड़े अच्छे लोग आपको भी ऐसे हैं। छुपे हुए हीरे, ऐसे नहीं छुपे नहीं सर, हुए इसमें तो वली कोई शक मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है जो सर। सोशल मीडिया पे नहीं होते। मैं जानता हूँ सर, मैं ठीक जानता हूँ, है। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको बताऊं सर, तो और वो सर, आप देखिए ना, जरा सी कोई बात होती है तो ये कौम तो सीधी हो जाती है। हाँ, यस। ये तो नहीं बख्शते सर किसी वो को। आप तो खैर आपने तो इतना कवर किया, हमने तो बंदूकें लेके जो है वो हाँ हाँ सर, उनके ड्रोन गिराए हुए ड्रोन हैं। गिराए हुए हैं। तो वो बात ये है सर कि वो मोदी बेचारा जो है ना, नंदू, वो वो ना सर गलती कर गया। हुँ, लेकिन वो भी ना, मैं आपको बताऊं, उसकी ना एग्जिस्टेंशियल मजबूरी है ये। हुँ, क्योंकि उसकी पार्टी, उसने सारे का सारा गेम जो अपनी खड़ी की हुई है ना, वो पाकिस्तान नफरत और इस्लाम नफरत पे खड़ी की है। हुँ, उन्होंने अपने लोगों को एक फोबिया में डाल दिया हुआ है। वहां पर लोगों को पाकिस्तान और इस्लाम का फोबिया है। हुँ, हुँ। अभी आप देख लें, उनका कोई प्रोग्राम, उनकी कोई फिल्म, उनका कोई तस्करा पाकिस्तान को गाली दिए बगैर, इस्लाम को मुकम्मल बुरा नहीं भला है, किए हुए मुकम्मल नहीं है। क्यों? हमें नहीं जरूरत। कभी किया भी नहीं है।
मतलब हमें क्या जरूरत पड़ी है बात की? अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा चलें कर हाँ। लें, तो मैंने कहा कर लें। उनके मगर ना चैनल्स पूरे के पूरे पाकिस्तान मुखालफत पे पाकिस्तान चल रहे मुखालफत हैं। पे चल रहे अरनब हैं। गोस्वामी पूरे का पूरा मतलब पाकिस्तान वो मुखालफत पे चल रहा अरबपति है। बन गया, कितने उसने अरबों डॉलर पाकिस्तान को गालियां दे दे के, चीखें मार मार के। बात ये भाई, मैं ये बहुत बार इंडियंस को कह चुका हूं कि यार हमारे लिए ना तुम इररेलेवेंट हो। यस। तुम हो या नहीं हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुमने हमें बेच बेच कर हुकूमत भी करनी है, तुमने हमें बेचकर फिल्में भी बनानी है, तुमने हमें बेचकर डिप्लोमेसी भी करनी है, तुमने हमें बेचकर अपनी खारजा पॉलिसी बनानी है। तुम बाहर जाके ये नहीं लोगों को कहते कि देखो हम कितने अच्छे हैं, तुम बाहर जाके लोगों को कहते देखो ये कितना बुरा ये है। कितना बुरा है। ठीक है, हमें तो जरूरत नहीं पड़ती, हम तो जाके कहते हैं भाई आओ आके देख लो, हमारे पास तो ये है। उनकी ये प्रॉब्लम है, दे नीड पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की जरूरत है ताकि लोगों को डरा सकें कि देखो ये बड़े गंदे लोग हैं, हमें वोट दो, हम इनको मारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। उनकी ये जरूरत है। और बदनीयत आदमी है, नालायक आदमी है, चाय बेचने वाला तो मुल्क चला रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं है, हिंदुस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है, चाय बेचने वाले से ये मुराद नहीं को नीचे है, लेकिन बात यह कि उसने अपनी सोच नहीं बदली। वो बहुत ही उसके अंदर नफरत है। एक देखें, जो चीज नेगेटिव सेंटिमेंट से उठती है ना, तो वो फिर नेगेटिविटी कभी भी आपको तरक्की नहीं दे सकती। मैं अगर यहाँ पर बैठकर नफरत से बात करना शुरू कर दूंगा तो वो नफरत कभी भी मुझे तरक्की नहीं दे सकती। और उनकी तो सारे के सारे सेंटिमेंट ही नफरत के हैं। और कोई अगर अकल की बात वहां पर करता है तो या उसको गोली मार देते हैं, या उसको घर बिठा देते हैं, या उसको डंडे मार के खामोश कर देते हैं, या बेचारा मुल्क छोड़ के भाग जाता है। कोई वहां ये बात सीधी कर ही नहीं सकता। और यही बात है कि इसी वजह से उनकी ये सारी बेइज्जती हुई है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने समझा हुआ है कि पूरी दुनिया भी बॉलीवुड है। बॉलीवुड में तो वो जो झूठ होता है बोल देते हैं। भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया देख रही है कि तुम क्या हो। दुनिया देख रही है कि यार रुपया जो है वो एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है पिछले कुछ माह की। ठीक है, जो इंडियन रुपया है वो देख रहा है कि भाई तुम स्लाइड कर रहे हो, दुनिया की चौथी से पांचवी इकोनॉमी पे आ गए हो। वो देख रहे हैं तुम्हारा जीडीपी गिर रहा है। वो देख रहे हैं कि तुम्हारे पास जो पैसा भी है वो ऊपर के 1% के पास है, नीचे 50% लोग तुम्हारे भूखे सोते हैं। तुम हमें क्या कहते हो? हमें कहते हो तुम ये करते हो, तुम कशकूल लेते हो, तुम फलाने करते हो। बंदा कि यार मतलब तुम कौन से बिल गेट्स के फुफे हो, या तुम कौन से कोई इलॉन मस्क के कोई दमाद हो? मतलब सोचने की बात है। तुम्हारे भी ऊपर वो अंबानी अडानी साले, इनको निकाल दो तो बाकी बचता क्या है तुम्हारे पास? तो बात यह है, उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ अपने लोगों को, और ये मंजन बेच रहा है अपनी तरक्की के लिए। और वो उसको ये है कि मैं अगला इलेक्शन भी जीतूंगा। सो ये झूठ पे खड़ी हुई इमारत है, और इसका मिसमार होना लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। पता नहीं मैसेज देने से समझ आती है नहीं आती, चले कोई एक किसी एक को भी समझ आ जाए, या चले ना भी समझ आए, अल्लाह कबूल कर ले। हमें क्या करना है इस वक्त के अंदर, थोड़ा सा इसके यूथ को लेके, कि हम किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करें इस आने वाले जो कुछ होने जा रहा है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना जो ताल्लुक़ है ना अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ रखें। अपनी नमाजें ज़रूर पढ़ें, कुरान पढ़ें, अपने मज़हब में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जो जंग है ना वो ईमान की जंग है। उसके लिए आपके पास इल्म होना ज़रूरी है, आपका ईमान का पुख्ता होना ज़रूरी है, आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हालात हाज़िरा का पता होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन कौन सी कार्रवाई कर रहा है, कौन गेम डालने की कोशिश कर रहा है, ये बात हो रही है तो क्या हो रही है। जिस तरह ये फाइल्स निकल रही हैं तो मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने ये करना है, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और तीसरी चीज़ ये है कि आप यू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज़ कमिंग एज वेल। टेक्नोलॉजी के बगैर ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एआई है, चाहे वो वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो साइबर की टेक्नोलॉजी है, चाहे किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी है। यू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट, कीप लर्निंग दैट। अपने गोल्स अपनी ज़िंदगी के ज़रूर रखें, लेकिन एक तो ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला से अपना राब्ता रखें, नमाजें पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें कि क्या है, आर वी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स एंड व्हाट एक्चुअली इज रिटन देयर। खुद जाके पढ़ें, खुद जाके समझें। मैं क्या बता रहा हूँ या कोई दूसरा या तीसरा क्या बता रहा है, उसकी बजाय आप खुद जाएं, जाके पढ़ें, देखें,
और फिर हैव दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस कि क्या इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या हम वहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, ताकि जो ऑन स्लॉट है सबसे पहला वो तो आपके ईमान पे ही है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते रहें कि वो आपको सीधा रास्ता दिखाए, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है ना, जब एंड ऑफ टाइम्स की आप बात करते हैं तो हमारी डिबेट्स ही बड़ी डिफरेंट किस्म की चल रही हैं इस वक्त। एक तबका आपका कह रहा है कि जी क्योंकि दजाल का, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं है कुरान पाक में, तो इसलिए हम तो नहीं मानते कि वो आ रहे हैं, जबकि अहादीस और सारा कुछ जो है वो आपके पास चीज़ें जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। फिर हम इस डिबेट में हैं कि अच्छा जी याजूज माजूज आ गए हैं कि अभी आने हैं, वो तो जी आ गए थे अभी। एक साहब ने कहा, बल्कि मेरे पॉडकास्ट में कहा, एक ने कहा नहीं अभी इस तरह से नहीं है, कुछ कहते हैं अलामती चीज़ें कुछ इस तरह से है। आपको नहीं लगता कि हम इन चीज़ों से निकल के प्रिपरेशन की तरफ हमें आने की ज़्यादा ज़रूरत है? मैं ये समझता हूँ कि ना अननेसेसरी हम बहसों में पड़े हुए हैं। आप अल्लाह सुब्हाना ताला से हिदायत मांगें, आप पढ़ें। कुरान का ना सर एजाज़ ये है कि एक आयत आप पढ़ते हैं, वही आयत मैं पढ़ता हूँ। आपको कुछ और समझ आएगा, मुझे कुछ और समझ आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको कुछ और समझाना है, आपकी मंजिल कुछ और है और मुझे कुछ और समझाना है। मतलब ये है कि मतलब वही निकलेगा, लेकिन जो मुझे उससे रिजल्ट समझ में आएगा ना कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये करना है, और आपको होगा कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला एक ही आयत से दो लोगों को दो मुख्तलिफ जाविये से दिखा सकते हैं वो एक ही चीज़। तो आप अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें, आप पढ़ें, अपनी नीयत साफ रखें। नीयत आपकी ये हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे सीधा रास्ता दिखाएं। बाकी तो सर अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं, देखें कि क्या सच है और क्या जो है झूठ वो है। झूठ है। मैं इस पे ज़रूर बताना चाहूँगा, आज ही मेरी नज़र से एक हदीस गुजर रही थी जिसका मफ़हूम ये था कि मेरे से पहले अंबिया किराम के पास मोइज़े थे और मेरा मोइज़ा कुरान है। कुरान है। तो मैं इसको कह रहा था कि इससे कितने एस्पेक्ट खुलते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि कुरान में शिफा है तो ये मोइज़ा, अभी आपने कहा कि जिसको जैसी ज़रूरत है उसको कुरान वैसा समझ आता है, तो ये मोइज़े ही हैं। और ये वो हैं जो अभी बाजू नज़र में हमें नज़र आ रहे हैं या वो कर बिल्कुल रहे ऐसा हैं। ऐसा। जब उसको खोलेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, सीने में उतरेगा, तो पता नहीं कितना कितना कुछ जो है वो उसके अंदर से जो है वो निकलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाए आप। और मुझे उम्मीद है कि देखने सुनने वालों ने बहुत सी नई नई चीज़ें भी जानी भी हैं और सीखा भी बहुत कुछ है। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।